तो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने चैप्टर 3 में देखा कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो कार्बन किस में आता है? नॉन मेटल में आता है। तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है कार्बन से बनी हैं। बस सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि ये कार्बन से बनी है? क्या उस चीज़ को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, इस तरह से पता चलेगा? तो जो खाना है, मेडिसिन है, बुक्स है, किताबें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कार्बन से बनी है। यानी कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, हर जगह पाया जाता है। और यहाँ तक कि इंसानों के अंदर भी, लिविंग स्ट्रक्चर या इंसान छोड़ो, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर। तो जैसे धरती में, अर्थ के क्रस्ट के, धरती की सतह पे 0.02% कार्बन है और मिनरल की फॉर्म में है ये। और एटमॉस्फेयर में, हवा में 0.03% कार्बन है, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। यानी नेचर में तो बहुत कम अवेलेबल है ना, मगर इनके इसके फ़ायदे बहुत हैं, इसके यूजेस बहुत हैं। तो यहाँ पे देखने वाले हम पहले बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक नया शब्द है तुम्हारे लिए, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर इसकी आदत पड़ जाएगी तुम्हें। ठीक है, देखो, इसके बारे में समझाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कि जैसे आयन जब बनाते हैं ना बॉन्ड, तो ये आपको पता होगा, वैसे हमने चैप्टर 3 और मेरे को लगता है 2 में भी डिस्कस करा था हमने। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो Na+Cl-, यहाँ पे तो हमारा कैसे बन रहा है? आयन बन रहे हैं ना, Na के आयन बन रहे हैं, क्लोरीन के आयन बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, समझो। मोस्ट कार्बन कंपाउंड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है ना। मतलब देखो, अगर तुम नमक को पानी में डालोगे तो Na में टूट जाएगा और Cl में टूट जाएगा, तो अब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। मगर तुम, मान लो लकड़ी है, एक वुड या लकड़ी भी तो एक कार्बन का कंपाउंड है, उसको पानी में डालो, क्या करंट हो पाएगा आर पार? लकड़ी तो हम पुअर कंडक्टर कहते हैं ना। तो इनका क्या बोलते हैं, ये डाटा देखो एक बार, टेबल 4.1 का। एसिटिक एसिड दिख रहा है तुम्हें? मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 290 केल्विन, और बॉइलिंग है 391। ठीक है, बॉयल मतलब गर्म हो जाना, मेल्ट यानी पिघल जाना, है ना। क्लोरोफॉर्म, CHCl3, इथेनॉल, इन सब के फॉर्मूले अगर आपको हो सके याद तो कर लेना। ठीक है, क्योंकि कोई घाटा नहीं है याद करने में, अच्छा ही लगेगा, है ना, तुम्हें लगेगा हाँ मुझे समझ में आ रहा है। सिंस दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई अनायंस वगैरह को नहीं ये आयंस कोई नहीं बनाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, छोटी सी। आगे बोल रहे हैं, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन बाय द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल। अब धीरे धीरे हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट जो है रिएक्टिव कब कहा जाएगा? जब वो उसका आउटर मोस्ट सेल जो है, जिस तरह से उसकी टेंडेंसी क्या है फिल करने की, मतलब आपके आउटर मोस्ट सेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप फटाफट ले लोगे, 2 की कमी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 3 की और, है ना, ऐसा कुछ। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, कि सारे ऑक्टेट पूरे हो जाएं या ड्यूप्लेट पूरे हो जाएं। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस ईदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयनिक में क्या होता है? सोडियम को सोडियम को 1 देना पड़ रहा था, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है 10 होने के लिए, है ना, कि 28 में वो समा जाए, तो उसने 1 दे दिया। क्लोरीन को 1 चाहिए था, उसको भी ऑक्टेट पूरा करना था। तो एक तरह से इन्होंने एक दूसरे को दे दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, गेन करा या लॉस करा है। मगर यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग है, ये कार्बन का केस है और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की बात है। ठीक है, मैं आपको मैं बता सकता हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जब लिखा हुआ आएगा तभी बताऊँ। ठीक है, इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सही बात है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन यानी 6, और 6 यानी 2, 4।
तो यानी आउटर मोस्ट शेल पे 4 हुए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है ना आपको। इफ़ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब उसका ऑक्टेट पूरा होगा। समझ में आ रहा है कहाँ पे किस तरह से सोच रहे हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे 4 दे या 4 ले, क्या करे भाई, कार्बन करे क्या। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, हाँ, तो एनायन बन जाएगा। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। और कंडीशन क्या होगी, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब थोड़ा दिक्कत हो गई। प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 है, अब बैलेंस तो हुआ नहीं है। अब क्या होगा, तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ना। अब देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएं। अब देखो, ये एक तरह से लोग हैं, ठीक है, ये अपने घर पे रह रहे हैं, कार्बन ने कमरा दे रखा है इसको एक, है ना। अब इनको बोल दिया भाई तुम जाओ घर खाली कर दो, अब कैसे जाएंगे, एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, तो वो एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन जो है उन्होंने उनको एक तरह से अट्रैक्ट कर रखा है ना। तो टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन एंड इन द न्यूक्लियस होल्ड ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियस को 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना पड़ जाएगा। समझ में आ रही दिक्कत, 4 चले जाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे। तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग वाला काम होता है। ठीक है, इसको ही कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अदर दूसरे कार्बन एटम्स के साथ शेयर कर देता है और तब जाके कंपाउंड बनता है। नो जस्ट कार्बन, कार्बन नहीं और भी हैं, बस फिलहाल के लिए यहाँ पे हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। और भी ऐसे कंपाउंड हैं, सॉरी एलिमेंट हैं या एटम्स हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स, है ना। तो दोनों ही एटम के आउटर मोस्ट शेल को बिलोंग करते हैं वो। और बोथ द एटम एंड लीड टू बोथ एटम गेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो एक तरह से क्या हुआ, जैसे क्या होता है कि एक घर है, यहाँ पे 2-2 लोग रह रहे हैं, है ना, हॉस्टल में यही होता है। तो वैसा कुछ हो गया यहाँ पे। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इन्होंने क्या करा, शेयरिंग कर दी। ठीक है, 4 तू ले ले भाई और 4 मैं भी रख लेता हूँ। तो एक तरह से क्या हुआ, दोनों के पास है वो, है ना, बिलोंग्स टू बोथ। Before going to compound of carbon, let us look at some simple molecular formed by the sharing of valence electron. Simple molecule formed in the manner is that of hydrogen. जैसे हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे भी शेयरिंग केयरिंग वाला होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, और हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसको कितने चाहिए ड्यूप्लेट बनाने के लिए, एक और चाहिए, 2 हो जाएंगे ना फिर इलेक्ट्रॉन के शेल पे। तभी तो H2 सुनते हो ना, हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं, H2 बोलते हो। तो इसी वजह से ही बोलते हो। तो क्या होता है, यहाँ पे शेयर होता है एटम। तो हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, यहाँ पे फिगर देखो, एक बार फिगर देख के ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, इसके आगे क्रॉस मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, बस आप समझने के लिए बना दो। और यहाँ पे शेयर हो गया। ठीक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो H2 मॉलिक्यूल को जन्म दे रहा है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बार शेयर्ड होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा 2 हाइड्रोजन के बीच में। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने H लिख रखा है, वो माइनस नहीं है, वो डैश है एक तरह से, है ना। तो वो ही बता रहे हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का देखो, O के आगे 2 बार डैश लगा है, क्योंकि यहाँ 2 बार पेयर में हो रहा है ना, इस वजह से। तो ऑक्सीजन का भी यही केस है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन सेम चीज़ है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2,6 हो जाएगा, बाहर 6 होगा तो कितने की ज़रूरत होगी, सही बोला ना मैंने, 8 और 2 और 6। तो 1 2 3 4 5 6, उसको 2 और चाहिए होंगे, 2 सामने वाले से ले लेगा, सामने वाले को भी 2 और चाहिए,
तो इस तरह से O2 मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस बन जाती है ना। ऑक्सीजन एटम बोलते हैं क्या, हम ऑक्सीजन को गैस बोलते हैं ना, क्योंकि वो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, उसके साथ क्या होगा, ईच नाइट्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल फॉर्म नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 3 शेड पेयर। नाइट्रोजन का देख रहे हो, अलग ही केस है, यहाँ पे 3 बार डैश आ रहा है। समझो समझो क्यों आ रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। तो 5 तो हैं ही भाई दोनों के पास, मगर उनको कितने और की ज़रूरत है, 5 में कितने जोड़ें कि 8 हो जाए, 3 और की ज़रूरत है। तो सामने वाले से 3 ले रहे हैं। अब ऐसा कर रहे हैं कि पहले वाले का नाइट्रोजन दूसरे से मांग रहे, दूसरे वाले का पहले से मांग रहे, तो 3-3 बन गए, यानी 6 आ गए बीच में, यानी 3 लाइनें हो जाएगी। तो एन देख रहे हो, एन के नीचे मतलब फिगर 4.4 को देखो, एन ट्रिपल बार डैश लगाए और फिर एन, है ना, तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में डबल होता है और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल होता है। तो बोल रहे हैं लेट अस नाउ टू एग्जांपल ऑफ मीथेन। अब मीथेन का एग्जांपल देते हैं। कार्बन का कंपाउंड है, फार्मूला आपको पता है CH4 होता है, नहीं पता है तो अभी अभी याद हो गया, अभी पता चल गया, है ना। मीथेन इज़ वाइडली यूज एज फ्यूल। अब जानते हैं मीथेन काम क्या आता है, तो फ्यूल के रूप में काम आता है एंड कंपोज ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक ईंधन के रूप में काम आता है। इट ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। और बहुत कार्बन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो मीथेन जो है वो उन सिंपल में से एक है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ वैलेंसी ऑफ 1। हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मतलब 4, बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन को 4 एटम शेयर करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक है ना। समझ में आ रहा है कैसे शेयरिंग हो रही है, इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो सच बॉन्ड विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 एटम्स के बीच में जो बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, जहाँ पे शेयरिंग की बात होगी। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। तो उनके मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मगर इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज आर वीक। ठीक है, समझ में आया। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो तो स्ट्रांग होगा, मगर उसके बगल में जो दूसरा मॉलिक्यूल रखा है, मान लो N2, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तो है हमारे पास, है ना, सामने कोई और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो मतलब उस उनमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, मगर आपस के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग, जिसकी वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल पे नहीं डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड, सच कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर। तो पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि चार्ज कंपाउंड नहीं बनता कोई, है ना। ये देखो इस तरह से कुछ मीथेन का स्ट्रक्चर है कि कार्बन का हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है कि अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन को क्रॉस कर दिया, हाइड्रोजन को डॉट कर दिया। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दीज आर एलिमेंट्स अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विच आर वाइडली वेराइंग फिजिकल प्रॉपर्टी बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। हाँ, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, अलग ही फॉर्म में रहते हैं। ये एक टाइप की क्या कार्बन के टाइप हैं, है ना, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बनता है। एंड द डिफरेंट लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो थोड़ा अलग वे में बॉन्ड होते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्म अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड क्या होता है, 3D होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन बाकी 3 कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ होता है इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो प्लेन तो वही रहता है, मगर हेक्सागोनल शेप आ जाती है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो नीचे लिखा हुआ है। डायमंड को देखो किस तरह से दिख रहा है ना, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये स्पेस में दिखेगा तुम्हें 3D, है ना। जैसे ग्रेफाइट को देखो कैसा है, एक हेक्सागोनल शेप आ गई, हेक्सागोनल एरे बन गया। ठीक, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय हेक्सागोनल एरे बाय प्लेसिंग द लेयर वन अबव अनदर। तो दूसरे एक दूसरे के लेयर के ऊपर रखते हैं। ये बच्चा जो पेंसिल से लिख रहा है वो पेंसिल किससे बनी है, ग्रेफाइट से बनी है।
ठीक है, वो कहते हैं ना लीड पेन, क्या बोलते हैं उस पेंसिल को जिसमें एक पेन जैसा होता है, वो उसको नीचे नीचे दबा के करते हैं, वो असल में ग्रेफाइट होता है। ठीक है, मैं अभी ये बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में बताता हूँ। C60 कहते हैं इसको, बॉल जैसा दिख रहा है ना। तो इससे पहले आप ये चीज़ सुन लो कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी अलग है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपको पता है। ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ है और स्लिपरी है। तो एक जगह पे तो डायमंड को वो तोड़ा भी नहीं जा सकता, और दूसरी जगह पे यहाँ पे ग्रेफाइट कितना स्मूथ है ना। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर, तो ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर निकला। जैसे कि आपको बताया था नॉन मेटल नहीं होते हैं, मगर ग्रेफाइट एक्सेप्शन निकला। अब डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डायमंड कहाँ मिलता है हमें? ज़मीन में मिलता है ना, कोयले की खदान में मिलता है। तो वहाँ क्या होता है, कोयला मतलब कार्बन, और कार्बन को दबा के रखते हैं धरती के नीचे सालों तक। ठीक है, वो इतना तप के कार्बन जब हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर पे तब जाता है ना, तब जाके डायमंड बनता है। सोचो कितना रेयर होता है, हज़ारों साल लग जाते हैं अगर अगर प्रकृति बनाए इसे, है ना। तो दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल। अच्छा, कोई सिंथेटिक डायमंड भी होते हैं जिसमें हम मैनुअली करते हैं ये सारा काम, नेचर पे नहीं छोड़ते, हम खुद ही फोर्स वगैरह लगाते हैं। तो सिंथेटिक डायमंड स्मॉल होते हैं। ठीक है, और फ्लोरिन्स के बारे में बताता हूँ मैं। फ्लोरिन्स के बारे में सुन लो। बल्कमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं इसको, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एटम। तो ये अलग ही टाइप का एरोट्रॉप है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वो C60। तो यानी कार्बन के 60 कार्बन आपस में मिलके झल्ला बनाते हैं एक फुटबॉल शेप में। ठीक है, सिंस दिस लुक लाइक द जियोडिस्क डोम डिजाइंड बाय US आर्किटेक्चर बकमिंस्टर फ्लोरीन फ्यूलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फ्यूलरिन। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी खोज करने वाले का नाम था बकमिंस्टर फ्यूलर, तो उनके नाम पे ही पड़ गया कार्बन 60, है ना। तो इसके एलोट्रॉप जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, क्या पता तुम भी एक खोज कर दो, है ना। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन के नेचर के बारे में जानते हैं। वी हैव स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग of electron in various element and compound. We have also seen the structure of simple carbon compound methane. ठीक है, हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, मीथेन के बारे में भी जान लिया। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सो हाउ मेनी थिंग्स है। तो हमने शुरू में क्या देखा था कि कार्बन किन किन चीज़ों में होता है, और यहाँ तक कि हम भी कार्बन से बने हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड उस फार्मूला आर नोन टू केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड बाय बी इन मिलियंस। जाहिर सी बात है, क्या कार्बन हर जगह है, और इनके इतना ज़्यादा कार्बन है, यानी हर एक का फार्मूला होगा अलग अलग। जैसे मीथेन का अलग है, बकमिंस्टर फ्लोरीन का अलग है ना, तो मिलियंस में जा रहे हैं। ठीक है, दिस आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑल द एलिमेंट पुट टुगेदर। तो मिलियंस में जब कंपाउंड बन रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो बाकी कहीं कोई नहीं बना पाता इतने कंपाउंड, वो भी नए नए अलग अलग। ठीक है, तो वाई इज़ इट दिस प्रॉपर्टी ऑफ सीन इन कार्बन एंड नॉट अदर एलिमेंट्स। तो सिर्फ कार्बन में ही ऐसा क्या खास है कि इसके नाम पे चैप्टर पड़ गया? ऑक्सीजन भी तो यही कर रहा था, O2 बना के। देखो, द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और पूछा जाता है पेपर में कि क्यों भाई कार्बन कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है? तो इसके दो कारण हैं। पहला देखो, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, और इसको कहते हैं हम कैटिनेशन। पेपर में पूछ लेते हैं ये कि भाई कार्बन जो है क्यों बनाते हैं इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड। तुम बोलोगे बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कि बॉन्ड फॉर्म कर सके, यूनिक एबिलिटी है उसके अंदर। दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ब्रांच चेन, है ना, अरेंज्ड इन रिंग्स में भी हो सकती हैं। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, इवन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है कार्बन में। कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड। तो थोड़ा अब आगे की जानकारी दे रहे हैं, जो कि बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट भी है ये।
कि अगर एक ही सिंगल बॉन्ड है ना तो सैचुरेटेड है, कंपाउंड ऑफ कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। ठीक है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। तो इतना ज़्यादा कैटिनेशन कोई नहीं कर पाता जितना कार्बन करता है। सिलिकॉन भी करता है मगर उसकी चेन जो है वो 7-8 से ज़्यादा नहीं होती है। कार्बन की तो भाई कहाँ तक पहुँच जाती है, बड़ी सी चेन हो जाती है। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। तो सिलिकॉन के कंपाउंड रिएक्टिव होते हैं, इसका मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। मगर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसलिए स्टेबल है। दिस गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एंड मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ लिंक करके ये बड़े से कंपाउंड बना देते हैं सिंस कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखो, पहला हमने क्या बोला, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से इसके अंदर यूनिक एबिलिटी है। सेकंड कह रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है ना। या तो कार्बन के साथ बना देगा या किसी और एटम के साथ या मोनोवेलेंट के साथ बना देगा। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन फाउंड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, मैनी अदर एलिमेंट गिव राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। तो कार्बन जो है वो इन अलग अलग चीज़ों के साथ भी, जैसे चीज़ तो नहीं बोलेंगे उसको, एटम बोलेंगे, अलग अलग एटम्स के साथ भी कर देगा बॉन्ड। तो अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। तो एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड बनाता है। वन ऑफ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। तो ये रीज़न कह सकते हैं हम। ठीक है। सेकंड पार्ट में ये रीज़न कह सकते हैं कि कार्बन का स्मॉल साइज़ है और साथ में बढ़िया से बॉन्ड भी बना पा रहा है, कैटिनेशन कर रहा है। कैटिनेशन देखो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, समझो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या अंतर है, पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ एक बार। दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, द बॉन्ड फाउंड बाय एलिमेंट हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर। तो क्या होता है, पहले तो अब यहाँ पे अंतर समझो। मैं पूछूंगा कि कार्बन जो है वो क्यों भाई इतने सारे बॉन्ड बनाता है, तो तुम बोलोगे कि पहला तो कैटिनेशन की वजह से। कैटिनेशन क्या होता है, तो सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी कह सकते हैं। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, फिर तीसरे से जुड़ रहा है, कार्बन होना चाहिए हर जगह। ठीक है। तो कार्बन जब कार्बन से जुड़ता है तो फिर सेल्फ लिंकिंग आ जाता है, वहाँ पे कैटिनेशन टर्म आती है। मगर सेकंड पॉइंट क्या रहे, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से भी जुड़ पा रहा है, सल्फर से भी जुड़ रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सबसे जुड़ पा रहा है और फिर भी स्टेबल है। कारण देंगे हम क्या, स्मॉल साइज़ है। और स्मॉल साइज़ होना मतलब छोटा होता है और उसका न्यूक्लियस उसके पास है ना। न्यूक्लियस पास में है तो वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है, उसको खींच के रखता है, एक अंदर से होल्ड करके रखता है। ठीक है। छोटा इन द सेंस कि देखो सिलिकॉन भी कर सकता था ये सब, मगर सिलिकॉन जो है उसका साइज़ बड़ा है, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। कार्बन का ऑप्टिमम साइज़ है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन दैट इज़ टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। यही लिखना पेपर में अगर कोई पूछे कि क्यों भाई कार्बन इतने कंपाउंड बनाता है, पहला टेट्रावेलेंसी 4 वैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन है। पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। ठीक है। दिस कंपाउंड वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस एंड it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be found within a living system। तो शुरू में क्या हुआ था, नेचुरल सब्सटेंस में पाए गए थे कार्बन, तो हमने सोचा कि ये सिर्फ जीव जंतुओं में ही पाए जाते हैं। दिस इज़ कहाँ गया, दिस इज़ कंपाउंड, दिस इज़ इट वॉज सॉरी दैट इज़ लिखा है, दैट इज़ इट वॉज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। ठीक है। तो क्या हुआ था, देखो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बोला क्या गया था कि कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनिक यानी खाद वगैरह है ना, ऐसा हम सोचते हैं।
तो कार्बन को ऑर्गेनिक कहने का मतलब ये था कि जीव जंतुओं में पाया जा रहा था, जैसे फूल के पत्ते में, ठीक है, पंखुड़ी में, पेड़ में, हमारे अंदर, है ना, तो ये सब चीज़ों में पाया जा रहा था। तो हमने सोचा कि कोई ना कोई इसमें ख़ास एनर्जी लगती होगी जो वाइटल फोर्स कहते हैं जिसे, ठीक है, ऐसे कहते हैं कि जैसे भगवान फोर्स देता है कोई, है ना, भगवान ताकत देता है, वैसा कुछ। तो वो उसके सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि कार्बन बनना है तो फिर वाइटल फोर्स चाहिए होगा। मगर फ्राइडरिच वूलर ने क्या करा, उन्होंने यूरिन बना दिया। यूरिन पता है ना कि यूरिया क्या होता है, मतलब बायो के बच्चों को पता ही होगा, जो हमारे किडनी में बनता है फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया। सोच रहे हो, यूरिया तो हम इंसान ही बना पाते हैं, मगर हाँ इन्होंने लैब के अंदर बना दिया। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू स्टडी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उन्होंने जब यूरिया बनाया, यूरिया असल में कार्बन का कंपाउंड है। अगर आप फार्मूला देख सको तो नेट पे सर्च कर लेना। तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड से बनाया वो यूरिया, सोच रहे हो। तो उन्होंने, अब ये चीज़ तो थ्योरी तो फेल हो गई। इन्होंने बोला था कि तुम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते लैब के अंदर, तो यूरिया कैसे बना। मगर फिर भी आज भी कार्बाइड ऑक्साइड या कार्बोनेट जो हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, इनको स्टिल पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, भले ही ये बनाए जा सकते हैं, हम इंसान इनको आसानी से बना सकते हैं ना, मगर फिर भी पढ़े जाते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। वैसे ऑर्गेनिक का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन चीज़ों को बनाया नहीं जा सकता, ये किसी वाइटल फोर्स से बनती हैं जो हम इंसान नहीं कर सकते। मगर फ्राइडरिच वूलर ने काम शुरू करा तो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें निकली कि हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो चैप्टर लंबा है काफ़ी, हम धीरे धीरे करेंगे इसको, है ना, बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ भी है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए तुम जितना पढ़ा है उसको पढ़ना और सर्च करना जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, ठीक है, उसके बारे में, कि मीथेन गैस जो है कैसे काम करती है, ऐसा कुछ, या यूरिया कैसे बनता है, अमोनियम साइनाइड क्या होता है, इन सब के बारे में सर्च करना। ठीक है, जितना इंटरेस्ट डेवलप करोगे उतना मज़ा आएगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, ये बर्कमिलिस्टर फ्लोरीन के बारे में भी सर्च करना कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, चलो बाय।